बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग के कार नवाज शरीफ साहब पर तंजिया वार करते हुए कहा है कि पहले मियाँ साहब का नारा था कि मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। जबकि सेनेट इजलास 26 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत इजलास को तलब किया है। इंतखाबी मुहिम का पहला मरहला भी मुकम्मल हो गया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन था। जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब पर एक दफ़ा फिर तंज किया गया और कहा गया है कि किसी सियासी जमात से हमारा कोई मुकाबला नहीं है और इंतखाबी मुहिम का पहला जो मरहला है वो भी मुकम्मल हो गया। क्या कहेंगे? देखें जी, इंतखाबात जो है, अब पहले तो ये कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे मसीह बरादरी हैं उनको सबको दिल की गहराइयों से क्रिसमस ईव मुबारक। और कल जो है ये क्रिसमस मनाया जा रहा है और उनको बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। अच्छा, ये लेकिन जाहिर है कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा दुख में हैं जो सूरत हाल उस जगह पे, जो कि मलका रानिया ने बयान भी किया था, जॉर्डन की जो क्वीन है, कि वो जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी वहाँ पे सोग है, उस पूरी सरज़मीन पे सोग है। और क्रिसमस जो है इसको जहाँ जहाँ मनाया जा रहा है दुनिया में, तो वहाँ पे लोग यकीन खुश हैं और उनको खुशियाँ मुबारक हों। और ये असल में जो है ना, इसको ये है क्राइस्ट मैस, यानी क्राइस्ट तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और मैस उसके बाद क्रिश्चियन जो है वो किसी भी मजहबी गैदरिंग को जहाँ पे कोई इज्तिमा हो मजहबी, उसको मैस MASS मैस या मस, तो ये क्राइस्ट मैस असल इसका जो लफ्ज़ था, तो उससे फिर ये क्रिसमस हो गया। और ये जो आज जो है क्रिसमस ईव जो है, उसमें ज़ाहिर है कि जहाँ दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है तो वहाँ पे वो फिर सेंटा क्लॉज भी नज़र आते हैं। और सेंटा क्लॉज जो हैं ये, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये नॉर्थ पोल पे, कुतुब शुमाली पे कहीं रहते, इनका घर है वहाँ पे। ये सारा साल जो है ये खिलौने बनाते हैं और फिर ये क्रिसमस की जो क्रिसमस ईव है वहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं। और ये जो अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना बड़ा एक यानी एक तकसीम है क्रिश्चियनिटी के अंदर। जो तकसीम है वो ये है कि जो रशिया है वहाँ पे क्रिसमस 7 जनवरी को होगा। तो आज जो क्रिसमस यानी वहाँ पर जो क्रिसमस ईव है वो 6 जनवरी को होगी। उसकी वजह यह है कि जो क्रिसमस आज जो क्रिसमस है वो मनाया जा रहा है कैथोलिक, यानी वो जो कि रोमन एम्पायर का जो मगरबी हिस्सा था, जिसको फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और जहाँ से फिर ज़ाहिर है कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स और ये सारे अमेरिका और ये सारा, तो ये जो है ये कल होगा क्रिसमस। और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं दुनिया में, जो बाज़ंतीनी क्रिश्चियन, जो वो क्रिश्चियन एम्पायर जो ज़्यादा अरसे तक कायम रही और जिनके फिर जो सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया जिसको कहते हैं, कुस्तुनतुनिया जो है वो सेंट कॉन्स्टेंटाइन से उनका नाम है। तो वहाँ पर जो है, और उसका जो मरकज़ है, एक क्रिश्चियनिटी का जो मरकज़ है जो कैथोलिक, वो तो वेटिकन सिटी है जहाँ पोप रहते हैं, और दूसरा जो मरकज़ है वो है मॉस्को। और मॉस्को जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मरकज़ है। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट पुतिन और जहाँ जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ये ख़ास तौर पे बाल्टिक रियासतों में और जो ईस्टर्न यूरोप बाल्कन स्टेट्स में, हर जगह ये बहुत बड़ी तादाद में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो 7 जनवरी को मनाएंगे। और
इसमें ये बात भी बड़ी आम है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो सेंटा क्लॉज को सेंट निकोलस कहते हैं वैसे, लेकिन असल में ये लफ्ज़ है निकोला। वैसे भी जो इंग्लिश में लफ्ज़ निकोलस है ना, उसको निकोला, क्योंकि इसका ग्रीक ओरिजिन है, सेंट निकोला। तो सेंट निकोला से इसको वाबस्ता करते हैं, ये जो सेंटा क्लॉज की रवायत है। लेकिन जो कैथोलिक इलाकों में जो ज़्यादा सेंटा क्लॉज को, वहाँ सेंटा क्लॉज के लिए जो है वो उनको सेंट निकोला से वो नहीं मिलाते, बल्कि उनको फादर क्रिसमस या क्रिसमस फादर करके वो एक और मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो रस्म है ये यहाँ से इसका जो तलु है वो बाज़ंतीनी सल्तनत से हुआ, वो 300-350 साल बाद मसीह। तो लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्रिसमस प्रॉपर जो मनाया जाने लगा। तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, यानी जो रशिया है, इस तरह समझ लें ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो जूलियन कैलेंडर पहले था, फिर वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बाद में आ गया, सेंट ग्रेगोरी वाला, तो उसको फॉलो, हम जिसको फॉलो करते हैं कि आज 25 दिसंबर है और ये तारीख है, और ये हम भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो इस कैलेंडर के मुताबिक तो ये 25 दिसंबर है। और अगर आप इस वक्त जाके मॉस्को में किसी को मेरी क्रिसमस कहें तो वो काफ़ी उसके शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर भी क्रिसमस मनाया जा रहा है, वहाँ पर भी मनाया जा रहा है। लेकिन ये कि वो देखेंगे कि भाई आज क्यों मुबारकबाद है, समझ जाएंगे कि अच्छा ये रोम उस हवाले से। तो इसी तरह से जो है वो मतलब दोनों तरह दो इसकी तकारीब होती हैं, 7 जनवरी और 25। लेकिन ये चूँकि इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये बात मैं पहले इस प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि ये यूक्रेन की जो जंग है, इसका एक मजहबी पहलू भी है। और वो ये कि यूक्रेन जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और जो चर्च है, वो जो यूक्रेन का चर्च, सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी अगर यहाँ पहुँची थी मगरिब से मशरिक़ की तरफ आई थी जब बात, तो सबसे पहले जिन इलाकों में आई थी वो यूक्रेन के इलाके थे। तो इसलिए यूक्रेन को एक मजहबी हवाले से बड़ा उसको सेंटर हासिल है कि यहाँ सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी पहुँची थी। लेकिन इस साल पहली दफ़ा तकरीबन कुछ 100 साल के बाद जो यूक्रेन है उसमें आज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया हुआ है कि आज जो है वो मगरिब के कैथोलिक चर्च की तरह क्रिसमस मनाया जाएगा इस साल। हालांकि यूक्रेन में हमेशा जो है वो 7 जनवरी को क्रिसमस होता है और इसलिए 6 जनवरी की शाम को क्रिसमस ईव होती है। तो उन्होंने अपना जो है वो एक तरह से रशिया को के ख़िलाफ़ कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, तो हमारे जो त्यौहार, ये ध्यान में रहे कि यूक्रेन की अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो उनमें से कुछ जो है वो जो ज़ेलेंस्की की बात उन्होंने सुन ली है, कुछ ने बात नहीं सुनी। तो एक यूक्रेन के अंदर इस वक्त एक कन्फ्यूजन है। लेकिन सरकारी तौर पे क्रिसमस पहली दफ़ा वहाँ पे मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को, कल। अच्छा, अब इसमें यह है कि इंतखाबात के ज़ाहिर है कि अब जांच पड़ताल होगी और हम वज़ीर आज़म जो है, निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा है कि अगर धांधली की कोई शिकायत मिली तो इंतखाबात के बाद उसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात होंगी। तो हमें यकीन कर लेना चाहिए उनकी इस बात पे। अच्छा, तो दूसरी जो बात है वो ये है कि आज फहरिस्त जारी हुई, तो अभी उसकी डिटेल्स आ रही हैं तो कल इस बात करेंगे। लेकिन ये कि जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है उसमें तहरीक इंसाफ का नाम है, बानी का नाम भी नहीं है और बल्ला भी नहीं है, तो बस तहरीक इंसाफ है, ठीक है। उसके दाएं बाएं 2 सादा जो है वो कॉलम्स हैं और उसमें जो है वो ये है कि अब इंतखाबात की जांच पड़ताल होगी, कागजात की होगी 31 तारीख तक। अब उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें मुख्तलिफ लोग एतराज़ात उठाएंगे, क्या ख़ुद जाना होगा, नहीं जाना होगा कैंडिडेट सामने, क्योंकि इसमें देखें एक जो सीट है उस, अच्छा काफ़ी लोग जो हैं वो जिनके बारे में ये था कि उनके कागजात छीने गए और ये
काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने कागजात अपने जमा करवा दिए हैं। जो मेरी इतलात है वो ये कि वो छीना झपटी हुई लेकिन कागजात नामजदगी जमा हो गए। मतलब मिसाल के तौर पे एक हल्का लाहौर का बड़ा इंटरेस्टिंग है जहाँ नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल जो है वो यास्मीन राशिद साहबा खड़ी हैं, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। अच्छा, बिलावल भी लाहौर में हैं और लाहौर से उन्होंने जमा करवाए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर और कराची से करवाए हैं। मुराद सईद साहब ने भी जमा करवाए हैं। शहरियार आफरीदी साहब ने भी जमा करवाए हैं। अलीम खान साहब ने गालिबन 2 या 3 जगहों से जमा करवाए हैं। और इसी तरह जो है वो सबसे जो परवेज़ इलाही साहब ने भी जमा करवा दिए हैं। तो ये कागजात जो हैं हमाद अदर साहब के भी जमा हो गए हैं। तो ये कागजात नामजदगी तो काफ़ी बड़ी तादाद में सारे ही सियासतदानों ने, मरीम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, उधर से पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खड़े हैं, बाकी लोग, तो इन सब ने जमा करवा दिए हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बानी PTI ने भी जमा करवा दिए हैं 2 हलकों से। 2 हलकों से बानी, अभी फहरिस्त जारी नहीं हुई उनके, उनका जो हतमी लिस्ट उनकी रोक ली गई है, कागजात जमा हो गए, लिस्ट लेकिन रोक ली गई है। तो कागजात उन्होंने भी जमा करवा दिए मियाँ वाली और लाहौर से। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब जांच पड़ताल और उसके बाद क्या मामलात होते हैं वो एक अलग है, लेकिन बहरहाल कागजात नामजदगी उनके कौन जमा करवा गया ये पता नहीं, कोई छीना चपटी नहीं हुई कोई खामोशी से आके उनके कागजात डाल के चला गया, हो गए जमा। अच्छा, और लेकिन इसमें जो एक यहाँ पे अब जाहिर है कि सब बंदी होगी, मिलेंगे लोग सब आपस में, किस तरह से इलेक्शंस की तरफ जाना है, क्या करना है। लेकिन यह है कि इसमें जो सब बंदियाँ हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो तो कोई अभी तक उनकी सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। और इसी तरह से जो मुस्लिम लीग की क़यादत है वो अभी तक, यानी ज़ाहिर है कि जो उनके सेकंड टियर के जो रहनुमा हैं साद रफ़ीक साहब और एहसन इकबाल साहब और ये शख्सियात तो गए हैं कराची, लेकिन बाकी मियाँ साहब या मरीम नवाज साहब या बाकी शख्सियात ने अभी तक वो सिंध की तरफ नहीं गए, KP की तरफ भी गालिबा नहीं गए। तो अब वो कैसे एडजस्टमेंट्स होंगी, कौन किसके, क्योंकि इस दफ़ा तो बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं एक बात, एक खामोश सा कुछ जगहों पे मेरी बात हुई तो खामोश सा एक इत्तेहाद बन रहा है नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट। यानी वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे अगर ये, मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, लॉयर से बात की और मैंने कुछ जहांगीर तरीन साहब से या उनके से तो बात नहीं हुई मेरी, लेकिन कुछ अलीम खान साहब से भी नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों से मेरी जो PTI छोड़ के गए हैं उधर, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा यार क्या, तो वो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि अगर तो यहाँ पे खड़ा हुआ ना कोई बंदा जिसके चांसेस हुए कि वो तहरीक इंसाफ का मदद जीत रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो तहरीक इस्तेकाम पार्टी, और मतलब इसलिए कि वरना मतलब नून के मतलब वो इस तरह से कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ को लगा कि उनका कमज़ोर कैंडिडेट है और नहीं जीतने जा रहा और नहीं है, और तहरीक, तो वो उधर अपना बिठा के उधर वोट डाल देंगे। इन उन्होंने हर सूरत में PMLN को रोकना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो पंजाब में डेवलप हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इनको रोकना है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तो नहीं, लेकिन इनके जो दूसरे अहम रहनुमा हैं उनसे मेरी 2-3 से बात हुई। मैंने कहा ये मुमकिन है? उनका बिल्कुल मुमकिन है, उनका बिल्कुल मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून को रोकेंगे। इसीलिए बिलावल साहब ने आज कहा है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब कह रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया पाकिस्तान, क्योंकि हम जो हैं ये, वो तो उन्होंने तो सिंध वगैरह में और बाकी इलाकों से अपने कागजात नहीं करवाए, ये या शायद करवाए हों, कल तक हम इससे बात करेंगे। लेकिन बिलावल साहब लाहौर आ गए और लाहौर से उन्होंने जमा करवा दिए। तो मसला ये है कि वो तो यहाँ पर वो उनकी मौजूदगी यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है, मौजूदगी है पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर। मतलब अगर आप जनूबी पंजाब या बहुत से जो इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन साहब के, तो पीपल्स पार्टी, लेकिन मसला ये है कि सिंध में क्या जो है वो बशीर मेमन साहब, वो अच्छा वो भी कहीं आपने नोट किया वो एक इत्तेहाद बन रहा था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़।
वो भी नहीं बन रहा, वो भी अचानक ही गायब हो गया ना बनते बनते। वो तो GDA और ये सारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा था, वो इत्तेहाद अचानक कहीं रुक गया ना। तो इसमें अब जो मैंने कल भी बात की थी ना कि मुस्लिम लीग नून के को जो बिलावल ने आज बात की है ना, वो इत्तेहाद किधर गया? हो रहा था ना एक GDA और बाकी सारी पार्टियां जमा होंगी और सिंध में वो गायब हो गया। तो यहाँ जो है अब एक मेरे ख्याल से अब इसको मुस्लिम लीग नून को ज़रा संजीदगी से अपनी देखते हैं आने वाले दिनों में मुहिम कैसे चलाते हैं। और पीपल्स पार्टी जो है कुछ इलाकों में वो जहाँ पर उनको ये लगेगा ना कि मुस्लिम लीग नून, तो वो शायद अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके PTI को जितवा दें। बताइए अजीब और गरीब सूरत बन रही है पंजाब में। वो नून को रोकना है या बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ एक बहुत ही सीटें काट कूट के ना ऐसा करना है कि मुस्लिम नून आगे ना जाए। इसलिए वो सिंध में अच्छा इसमें जो साइड की अलामत है ना, एक तो ये है ना जो सियासत है, एक वो जो पस से पर्दा से असल तो वो खेल है ना। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते बनते रुक गया। क्या हुआ? ये इससे पहले वो सरफराज बुगटी साहब उधर से चले गए, क्या हुआ? तो ये और भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं, ठीक है। राव अनवर साहब के इंटरव्यू की दूसरी किस्तानी थी, रुक गई, क्या हुआ? तो पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा थोड़ा इस वक्त उसका आज की तारीख में पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर चला गया। मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि वो उनकी देखें ना, वो तो बिलावल इधर जरदारी साहब और बिलावल तो इधर बैठ जाते हैं ना, लाहौर में होते हैं, अक्सर होते हैं। भाई मियाँ साहब को आपने कब देखा है वो शिकारपुर में, नवाबशाह में या कराची में बैठे ने? वो तो इधर जरदारी साहब इधर बैठ जाते, घर है उनका। तो ये एक इशू है ना, उनके किले में आके बैठ गए थे। सियासत इधर होगी, वो तो सिंध, तो बस इशू ही नहीं, यहाँ बैठ के जो है ना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है मेरे ख्याल से बन रही है, जिसको देखना ज़रूरी है मियाँ साहब के लिए। और वो यकीनन इसके लिए कोई ना कोई हिकमत अपनी अमली अपनाएंगे तो वो फिर बहुत से लोग उनको मतलब उनको सीटें देनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि कुछ भी हो जाए इनको नहीं जीतने देना। ये है बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तारीख में शायद ये जो है ये इसको अगर आप कहें ना कि अगला साल कैसा होगा, एक तो ये कि अल्लाह ताला रहम करे, ये बहुत ही मुश्किलात में ये दुनिया, दो बड़ी जंगें तो जारी हैं। कई जंगें जन्म ले चुकी हैं, छोटी छोटी झड़पें, सूडान, अफ्रीका, इधर उधर जो हो रही हैं खाना जंगियाँ। और ये अगर आप कहें ना कि तारीख में ये 2024 में एक बात आती है, इलेक्शंस का साल है। ये कुछ दुनिया की आधी आबादी इस साल जो है वो अपना उन मुल्कों में है जहाँ पे वोट डाले जाएंगे। और इसका जो आगाज़ है वो होगा 7 जनवरी से। 7 जनवरी से इसका आगाज़ होगा नए साल के, जो मैं कह रहा हूँ इलेक्शंस के आगाज़। और 7 जनवरी को इलेक्शन है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो हुक्मरान उनकी हसीना वाजिद साहबा हैं, वो 15 साल से हुकूमत में हैं। और उनके मुकाबले पे जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP, तो वो जो है वो वहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग की है ना ये, तो अच्छा अवामी लीग की, सॉरी अवामी मुस्लिम लीग तो शेख रशीद साहब की, माजरत। अच्छा अवामी लीग है, अवामी लीग, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी लीग, अच्छा ओके। तो खालदा ज़िया साहिबा जो हैं, उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो ये 15 साल, तो वहाँ पर इलेक्शंस में एक तो उनके आधे से ज़्यादा उम्मीदवार जेलों में, और बहुत ज़्यादा शिद्दत से आवाज़ भी उठ रही है कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए। और उसके बाद ये है कि वो अमेरिका बहुत वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इलेक्शंस को, उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, हसीना वाजिद साहबा के इलेक्शंस को। और इलेक्शंस के बाद ही भूल जाएं कि वहाँ पे कोई इस्तेकाम आ जाएगा। वहाँ पे लोग सड़कों पे पहले ही हैं, और सड़कों पे और होंगे, और हंगामे होंगे बहुत ज़्यादा। ये वहाँ पे इस वक्त हसीना वाजिद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पे इश्तियाल है लोगों में, ठीक है। और हसीना वाजिद साहबा जो हैं वो कम जमहूरी और एक मतलब उनकी एक जिस तरह वो
हुकूमत कर रही हैं, तो भारत की नज़र है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बांग्लादेश में का इलेक्शन का नतीजा जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आ गया दूसरा इलेक्शन, ये हो गया 7 तारीख को, 13 तारीख को अगला इलेक्शन है। 13 अभी जनवरी शुरू होते ही 13 जनवरी को ताइवान का इलेक्शन है, ये पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, जो KMT के उम्मीदवार हैं वो जो हैं वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मौजूदा सदर खातून सदर जो हैं वो चूँकि 3rd टाइम नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो उनकी पार्टी जो है, लेकिन वो जो है वो अमेरिका की तरफ उनका रुझान है, तो ताइवान का। और दरमियान में एक तीसरे जो शख्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, वो वोट इधर उधर कर सकते हैं, तो ये ताइवान जो है ये 13 तारीख को आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है 8 फरवरी पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी दुनिया के उन मुल्कों में से है जहाँ पे इंतखाबात के बाद, ये बात ज़हन में रखें कि ये जो 2023, 2022, 2021, 2000 इससे पहले के जो 5-7 साल हैं, इन सालों में इंतखाबात की अक्सरियत मुल्कों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। जमहूरियतें कमज़ोर हुई हैं, नफ़रतें बढ़ी हैं। चाहे आप इसको अमेरिका में ले लें, चाहे आप यूरोप के किसी मुल्क में ले लें, चाहे आप इसको भारत में ले लें, चाहे आप इसको पाकिस्तान में ले लें, चाहे इसको जहाँ इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर नफ़रतें, तकसीम, मैं कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और ये इसी तरह से आपको नज़र आएगा। तकसीम, गुर्बत, प्रॉब्लम्स, अवाम सड़कों पे है, लोग जो हैं अंदर पार्लियामेंट में बैठी है, और अब चूँकि वही लोग जो सड़कों पे हैं उनका वोट लेना है, तो इसलिए वो वोट जो कि गुस्से वाला है, जो कि पॉपुलिस्ट वोट है, जो कि नफरतों में मबनी है, तो वो जो वोट है वो अगर जीत के इक़्तिदार में पहुंचता है, जिसको पॉपुलिस्ट वोट कहें आप, तो वो फिर ऐसे फैसले करेगा जो कि मुल्कों के लिए मज़ीद नुकसानदेह होंगे, जंगें बढ़ेंगी, नफ़रतें फैलेंगी, चाहे वो इमिग्रेशन लॉज हों, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो बाकी इशूज़ हो, तो वो क्योंकि वो नुमाइंदगी ऐसे लोगों की कर रहे होंगे इन इंतखाबात में। तो अब अर्जेंटीना में है जैसे, तो अर्जेंटीना में अभी इलेक्शन हुआ है नवंबर में, तो लोग सड़कों पे हैं। देखिए 150 से 160% महंगाई एक साल में बढ़ गई है, कोलैप्स हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो इलेक्शन से फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मजीद अदम इस्तेकाम फैला है। उसके बाद इंडोनेशिया है 14 फरवरी को, और इंडोनेशिया का इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, 17,000 जजीरों में एक ही दिन में इलेक्शन होता है, कमाल है। और वहाँ पर जो है वो जाहिर है कि बहुत बड़ा मुल्क, इंपॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन जो निकल जो रेयर अर्थ तो नहीं, एक मतलब एक मिनरल है, और उसको वो चूँकि यूज़ हो रहा है ना इलेक्ट्रिक कार्स में, तो ये उसके और बहुत अहमियतें हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में तकरीबन निकल वहाँ से आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक कार्स में। तो जो भी वहाँ की पॉलिसी बनेगी हुकूमत की, तो वो उसके नतीजे में हो सकता है कि वो इधर कहीं पर भी निकल रोकते हैं वो, तो वो इलेक्ट्रिक कार्स बनना बंद हो जाएंगी उस मुल्क में। तो ये इंडोनेशिया के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर भारत के इलेक्शन से एक तवील, अप्रैल में 2 महीने तो भारत के इलेक्शन होंगे, और भारत के इलेक्शन में वज़ीर आज़म, जो मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वो 30 दफ़ा खड़े होंगे, और वो जो हैं उनके मद्दे मुकाबिल INDIA जो जिसको इंडिया का, वो इत्तेहाद खड़ा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 जून को मैक्सिको है, फिर उसके बाद जो है वो 6 से 9 तारीख तक यूरोपीय यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन जो है वो 720 अरकान का इंतखाब होगा, यूरोपियन पार्लियामेंट का, और यूरोपियन पार्लियामेंट का 27 मुल्क जो हैं उसमें 720 अरकान अपने मुंतखब करेंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन एक कमज़ोर, अपने बनने के बाद एक कमज़ोर तरीन हैसियत उसकी, उस अदारे की हो गई है, क्योंकि उसके मुख्तलिफ मुल्क अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और ख़ास तौर यूक्रेन वाले वाक़े पे, और किसने EU में आना है, किसने नहीं आना, क्या होना है, तो वो जो मुल्क अपनी अपनी जो कि पॉलिसीज़ बना रहे हैं। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिका ने कहा कि बहरे अमर में एक बहरी बेड़ा बनाना है, तो उसमें EU नहीं है, मतलब EU के किसी मुल्क ने कहा हम आएंगे, किसी ने कहा हम नहीं आएंगे। तो इस तरह करके मुल्क अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो EU की, नेटो की तो आप कह सकते हैं कि एक अस्करी इत्तेहाद है, लेकिन EU ममालिक जो हैं वो बहुत से मामलात पे जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, और वो जो इत्तेहाद है उसकी कोई
यानी जैसे जंग में ये गज़ा के में जो मज़ालिम हो रहे हैं तो उसके ऊपर उनका कोई एक नुक्ता नज़र आता है, दूसरा मुल्क कहता है नहीं हमारा तो ये नुक्ता नज़र है। तो उनकी जो सरबराह हैं अब वो क्या इलेक्शन लड़ती हैं दोबारा या नहीं लड़ती, तो ये जो है वो ये बड़ा इशू है। कई मुल्कों में तो ये ना, अच्छा उसमें सब मुल्क जितने अरकान है वो जितनी भी आबादी है वो वोट डालती है, लेकिन ये कि उसमें भी तजाद है। कुछ मुल्कों में 16 साल की उम्र में वोट है, कुछ में 18 साल की उम्र में वोट है, तो ये भी है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि EU के इलेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आ जाएंगे 9 जून को बेल्जियम, और बेल्जियम के इलेक्शंस तो बहुत ही पेचीदे हैं, उससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। वो उनके जो इलेक्शन हुए थे 2010 में, तो उसके बाद 18 महीने तक उनकी हुकूमत नहीं बन पाई थी। इलेक्शंस हो गए थे, 18 महीने बाद हुकूमत बनी थी। इतना उनका एक पेचीदा प्रोसेस है इलेक्शंस का। और वहाँ पर दो आप समझ लें कि नस्ली बुनियादों पे, नस्ली कौमी बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होता है। तो उसमें यह है कि क्योंकि नीदरलैंड से अलग हुआ है ना, बेल्जियम पहले नीदरलैंड का हिस्सा था, तो वहाँ से अलग हुआ 1820 में, तो उसके बाद वो एक ग्रुप जो है वो उधर ही प्रो है, दूसरा इधर, तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनकी जो नुमाइंदगी। साउथ अफ्रीका ने अभी तक ऐलान नहीं किया। और तो तकरीबन आधी दुनिया, और सिर्फ अगर हम यूरोप के ममालिक देख लें तो सिर्फ यूरोप में हमें जो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं ना, मतलब जनवरी में फ़िनलैंड सदारती इलेक्शन, फिर फरवरी में अगर ये देखें कि यूरोपियन पार्लियामेंट एंड EU के इलेक्शंस विल बी द मोस्ट, हो सकता है हाँ इसमें ये भी अभी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि बरतानिया में भी इलेक्शंस कॉल हो जाएँ, ऋषि सुनाक जो है वो इलेक्शन कॉल कर दें। तो ये फिर जनवरी में फ़िनलैंड, बेलारूस, पुर्तगाल, यूक्रेन का इलेक्शन है, पुतिन जो है उनका इलेक्शन है रशिया में, फिर उसके बाद स्लोवेकिया, लिथुआनिया, आइसलैंड, बेल्जियम, EU, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, जॉर्जिया, ये सारे जो हैं, ये मोल्दोवा, रोमानिया, इलेक्शन का साल है। और भारत, मतलब तो ये जो है ना ये, और सबसे मदर ऑफ ऑल द इलेक्शंस वो तो होगा 5 नवंबर, और 5 नवंबर को होगा अमेरिका में इलेक्शन। यानी अगले साल दुनिया जो है इस वक्त उसको इल्म होगा कि अमरीकी सदर कौन है, जो आज से ठीक 11 रोज़ के बाद कैपिटल हिल पे जाके, वो कुछ नहीं होगा जो कि पहले हुआ, और कैपिटल हिल पे जाके वो जो है वो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, लेकिन इलेक्शन तो हो चुका होगा। तो इसीलिए अभी से जो बाइडेन इंतज़ामिया है उनके साथ बहुत सारे मुआहदे, इवन यूरोप के कई मुआहदे वगैरह रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शंस की बात करेंगे, अमेरिका को बताए इस बात, उन्होंने कहा ठीक है जी इलेक्शंस के बाद। तो अब ये इलेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर अब रिपब्लिकन कैंडिडेट क्या ट्रंप होंगे? अगर ट्रंप होंगे तो ट्रंप तो कह रहे हैं कि जो है वो यूक्रेन की जंग जो है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका, ये यूक्रेन के बारे में उनकी पॉलिसी है। और अमेरिका का कहना ये है, बाइडेन इंतज़ामिया का, कि ट्रंप को जितवाया ही रशिया ने था धांधली करके। रशिया ने इलेक्शंस में धांधली की थी जिसके नतीजे में ट्रंप जीते। ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन को सवाल ही पैदा नहीं तो सपोर्ट करेंगे, मैं तो एक दिन में चाहूँ तो जंग खत्म कर दे ये, लेकिन इसको वहाँ पे वो पॉपुलैरिटी है इस, और ये जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे, ये गज़ा और इसराइल और यहाँ जो खाना जंगी हो रही है, यूक्रेन के जंग के नताइज सामने आना शुरू होंगे कि यूक्रेन को तो बिल्कुल वहाँ पर तो अजीब व गरीब पॉलिसी थी बाइडेन इंतज़ामिया की, यूक्रेन को छोड़ दिया एक तरफ, और फिर उसके बाद जो है वो साथ ही ये यहाँ पे जो जुल्मों से, तो बाइडेन इंतज़ामिया जो है अब ये वहाँ पर रिपब्लिकन कैंडिडेट कौन सा होगा, क्या ट्रंप होंगे या कोई और शख्सियत होगी, तो ये अभी हमारे सामने आया नहीं है। लेकिन ये कि वहाँ पर अब आप सोच लें कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो इसीलिए जो है वो वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना कि वो अब यानी ये इंतज़ामिया कमज़ोर होती चली जाएगी, और लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं उनके अंदर ये, क्योंकि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ देखेंगे ना कि अंदर मुल्क में क्या हो रहा है, बाइडेन मतलब ये उधर तवज्जो ज़्यादा देंगे, अब वो गज़ा में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है और हुतीस क्या कर रहे हैं, और वाकई ये तो एक लंबी उन्होंने ड्रैग कर लिया ना, तो जो होना था उधर कोई जंग आगे, ये जो इन्होंने छेड़ी है ना नेतन्याहू ने,
और अगर इसको अमेरिका ने देखिए, आज इस्लामी जिहाद के जो रहनुमा हैं वो पहुंच गए हैं काहिरा, इस्लामी जिहाद के रहनुमा, ठीक है। और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं का जो पहुंचना है ना, ये बात आप बिल्कुल इसको आप जहन में रखें कि ये इस्लामी जिहाद जो है ना, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद, ये फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है अख़वान मुस्लिमून से। इनका इख्तलाफ जो है वो इस बात पे हुआ था कि जो और ये जो है ना, ये हरकतुल इस्लामी अल फ़लस्तीनी जो है ये 1981 में कायम हो गई थी, और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था उस इस्लामी जिहाद से जो कि मिस्र में था जी। लेकिन मिस्र में जब ये अनवर सादात का कत्ल हुआ तो उसके बाद इनको निकाल दिया है। तो ये उसके बाद जो है तो उनके जो अब इशू ये है कि वो उनके जो रहनुमा हैं ज़ैद अल नखल जो हैं, तो ज़ैद अल नखल, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा फिर खबर कर लेते हैं। ज़ैद अल नखल जो है उनके बारे में बता दूँ, जो सरबराह हैं इस्लामी जिहाद के, वो भी खान यूनुस में पैदा हुए हैं। वो 1953 में उनकी खान यूनुस की पैदाइश है, लेकिन खान यूनुस में पैदा हुए और 1971 में उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। फिर 1985 में वो कैदियों के तबादले में निकले। उनमें और हमास में फ़र्क ये है कि वो ओस्लो मुआहदे को नहीं मानते, हमास ने मान लिया था। ओस्लो मुआहदे में ये था ना कि 2 रियासती, तो हमास ने मान लिया था। इलेक्शन हुआ था उसके बाद, ठीक है, जिसमें वो वज़ीर आज़म मुंतखब, ओस्लो मुआहदे के नतीजे में हुआ था ना सारा। 2 रियासती, ये 2 रियासती को नहीं मानते, ये मतलब इसराइल का वजूद नहीं मानते। ये जो इस्लामी जिहाद जहन में लेकर आए आप, ऐमन ज़वारी को जहन में आप लेकर आए, मिस्र की अख़वान को, सारा जो रहनुमा है इस वक्त इस्लामी जिहाद के, वो मिस्र में है, ठीक है, हमास के साथ। और वहां पर डायलॉग हो रहा है कि हमने क्या करना, मिस्र में, लेबनान में भी नहीं, मिस्र में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से ये नहीं लगता है ऐसे कि तारीख रीराइट कर रही है खुद। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि इंतखाबी इत्तेहाद कैसे बनेगा, अभी ये बात वाज़ेह नहीं है। इंतखाबी इत्तेहाद कैसे बनेगा, कागजात कितने रिजेक्ट होंगे, और ये जो इंतखाबी निशान वाला इशू है, इसके बगैर किस तरह से तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाती है, और ये जो मुस्लिम लीग नून को रोकने के लिए पार्टियां सरगर्म हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं एक बात, देखें ये मतलब अब यहाँ पर एक इशू है ना कि पुराने कारकुन और पंजाब में, या वो लोग जो कि सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर आप तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो तो फिर पूरा, और वो उनके पास ऑप्शन पीपल्स पार्टी का भी है। और वो जो है इस मरहले पे जो पीटीआई का वोटर है, पीटीआई का वोटर, वो मुस्लिम लीग नून को तो वोट डालने से रहा। तो अगर उसको वहाँ पर कैंडिडेट के ऊपर नीचे हो गया तो वोटर खामोशी से जाके ऐसी शख्सियात को जो कि उनके साथ वो रहे हैं पहले मुंसलिक, उनके इलाकों के हैं या बाकी, तो वो उधर जाके वोट डाल देगा। लेकिन वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज बन रहा है। और मैंने कहा ना कि ये एक तो सामने है ना जो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन दो बातें जैसे मैंने आपसे बताई। तो सरफराज बुगटी साहब उधर जाते थे, ऐसे हो गए, कैसे हुए किसी को नहीं पता। दूसरा ये है कि जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते बनते गायब हो गया, जो कि मुस्लिम लीग नून ने बनाना था अभी तक। अभी आने वाले दिनों में बनता है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है। ये सब बंदियाँ किस तरह से होती हैं, क्या मुस्लिम लीग नून उनके अखाड़े में उतरती है सिंध में, या वो पंजाब के अंदर ही वो फंसे रहते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स ये वो सारा। फिर वहाँ पर पीपल्स पार्टी तो नहीं एडजस्ट करने जा रही ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी क्यों एडजस्ट करेगी सिंध के अंदर, और एमक्यू क्यों करेगी, ठीक है, और जहाँ पे जीडीए की सीटें हैं वो क्यों करेंगे। तो वो तो मुस्लिम लीग नून का है ना रास्ता रोकना है, तो मुस्लिम लीग नून को फाल होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो बिलावल ने जो आज बात की है कि ये मुझे क्यों बुलाया, ठीक है। तो इनको मेरे ख्याल से और जाके बैठना भी पड़ेगा सिंध में,
क्योंकि इससे तासुर भी एक स्ट्रांग जाता है ना कि आप पंजाब से निकले हैं तो दूसरी जगह बैठे हैं, तो मतलब पंजाब तो है ही आपका, मतलब एक तासुर अवाम में जाता है कि पंजाब तो मियाँ साहब है ही ना, छोट छोट होना सिंध निकल है ना, मियाँ साहब सिंध आ गए ने, तो ये होता है ना एक। लेकिन पीपल्स पार्टी पहले आ गई, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी है पंजाब में कमज़ोर पोजीशन में, मगर वो मैंने आपसे कहा ना कि वो एक ज़रदारी साहब वक्त गुजारते हैं पंजाब में आके, नवाज शरीफ साहब वक्त नहीं गुजारते सिंध में अपना, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी पंजाब में वक्त गुजारते हैं अपना, यहाँ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं गुजारती। तो ये इसका मैसेज जो है ना, उधर तो बशीर मेहमद साहब हैं, बाकी लोग हैं, तो उधर भी एक वो, लेकिन ये है कि या तो वो डेरा डाल दें जाके सिंध में, तो फिर सिंध से कुछ तो सीटें उठाएं, तो अगर कुछ सीटें नहीं उठा पाते सिंध से, तो ये पीपल्स पार्टी उठा लेगी सीटें, यूसुफ गिलानी साहब हैं, बाकी लोग हैं इसमें, लेकिन अगर नून के लिए सिंध से सीटें उठाना बड़ी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि वो जीडीए के साथ अगर इत्तेहाद करेंगे तो फिर जीडीए को यहाँ पे क्या देंगे, जीडीए अपनी पक्की सीटें क्यों देगी उनको, और फिर पीपल्स पार्टी खड़ा करेगी अपने लोग, तो मतलब एक अभी वाजे नहीं है पूरी पिक्चर। सही। और केपी में कैसे होगा, क्या होगा, और क्या इस्तेकाम आ जाएगा, क्या बांग्लादेश में इस्तेकाम आ जाएगा इलेक्शंस के बाद, क्या अमेरिका में मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज, क्या पिछले इलेक्शंस के बाद इस्तेकाम आ गया, या ये इस्तेकाम आ जाएगा। बरतानिया में हर 5वें 6ठे महीने जो है वज़ीर आज़म जो है वो अजीब कमज़ोर पोजीशन में आ जाता है, तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि जमहूरियतें कमज़ोर हुई हैं मजमूई तौर पे, जो कि कोई अच्छा तासुर नहीं है। जमहूरियतें ही एक, हाँ उसको सिस्टम अलग कर सकते हैं, आपके कहीं प्रेजिडेंशियल है, कहीं जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है, ये वो, लेकिन जैसे अमेरिका में बाकी, लेकिन ये है कि वो जो है वो जमहूरियतें पे तो चलते हैं मुल्क, लेकिन जहाँ प्रेजिडेंशियल सिस्टम्स हैं वहाँ पर भी जमहूरियतें और इंतहा पसंदी, क्योंकि उम्मीदवार ही वही है ना, क्योंकि वो अपने वोटर को खुश करने के लिए, वरना वो वोटर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए ना, ट्रम्प जो है, ट्रम्प का बहुत ज़्यादा एंटी चाइना स्टांस है, तो ट्रम्प चाइना के अगेंस्ट बात करेंगे तो वो बाइडेन को मजबूर करेंगे, ही इज अ चाइनीज एजेंट, तो वो बुलवाएंगे बाइडेन से, वो ताल्लुकात और खराब होंगे, ठीक है ना। तो मसला ये है कि वो जो है वो इलेक्शन की जो कैंपेन है, वो उस कैंपेन के पूरी दुनिया में जो उसके इफेक्ट्स होंगे ना, अच्छा चीन तो इस किस्म की मजाक को पसंद ही नहीं करता। बाइडेन का ज़रा सी बात हुई तो बाइडेन 1000 दफ़ा तो अभी तो बड़ी मुश्किलों से बुलवाया था वो समिट में, तो वो कहेगा उधर तो शी जिनपिंग को हंसी मजाक इस तरह के नहीं पसंद ना, तो एक ज़रा सी बात हुई बाइडेन इंतजाम की तरफ, अच्छा रो दो तो जहाज ताइवान में घुसने ना पाए कोई, ठीक है। तो मसला ये है कि ये, और फिर ये जो क्राइसिस बढ़ रहा है, देखें 4 मिसाइल्स तो इन्होंने कह रहे हैं कि हमने ज़ाया किए, अमेरिकन वॉरशिप ने 4 मिसाइल उनके ऊपर दागे हूथियों ने। फिर अमेरिका पेंटागन ने कहा कि जी ईरान ने वो जो मिसाइल है, ईरान पहली दफ़ा मुल्क पे इल्ज़ाम लगाया, हूथी से जिक्र नहीं हुआ, पहली दफ़ा पेंटागन ने कहा है कि ईरान से वो मिसाइल फायर हुआ है जो कि वहाँ पे मंगलोर की बंदरगाह के करीब गिरा इंडिया के, ये अभी पेंटागन ने कहा है। इसको डिनाई किया है ईरान ने, इंडिया क्या इसको डिनाई करेगा पेंटागन के स्टेटमेंट को, ये एक सवाल है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा, वहाँ तो एक खामोशी थी, क्या इंडिया इसको डिनाई करेगा कि पेंटागन झूठ बोल रहा है। पेंटागन ने कहा कि नहीं, ये हमें कंफर्म पता है कि ये ईरान से मंगलोर के पास अटैक हुआ है, रॉकेट ड्रोन अटैक हुआ है। तो अब क्या इंडिया पेंटागन को डिनाई करेगा, और ईरान ने कह दिया हमने नहीं किया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। ईरान तो फुल इस वक्त ज़ाहिर है कि गज़ा और ये हिज़्बुल्लाह और ये सारे मामलात में ईरान तो फुल इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया क्या इसको डिनाई करेगा कि नहीं ईरान ने तो नहीं किया, पेंटागन झूठ बोल रहा है। वहाँ पे फ्रांस में जहाज़ खड़ा है और आज तफ्तीश शुरू हो गई है ज़ेर हिरासत 48 घंटों के बाद। वहाँ जो मुसाफिर थे, वो अजीब किस्सा है उसका, कोई अभी देखें क्या डिटेल सामने आती है, जो निकोरा गोवा जाते हुए जहाज़ लैंड हो गया, अजीब। लेकिन ये है कि ये अब इशू है ना बहुत बड़ा, कि ये जो है वो उन्होंने पहली दफ़ा किसी मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, अब इसराइल ने तो कह दिया, तो ईरान और इसराइल साथ साथ हैं, तो इसराइल तो कह रहा है कि ईरान है पीछे, ईरान है पीछे, इंडिया की पोजीशन क्या होगी। पेंटागन ने कहा ना, तो पेंटागन को आप डिनाई करेंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर जो है वो ज़रा आने वाले दिनों में, मैंने कहा ना कि बड़े उभाम, बड़ी जंगें, बड़ा तल्ख माहौल,
लोग उदास, परेशान। ये ख़ास तौर पे गज़ा की जो कत्लेआम जारी है, अभी भी लाइसेंस टू किल मिल गया उनको, करारदाद जो जिसके ऊपर ये जंगबंदी नहीं हुई। और इसी दौरान ज़ाहिर है कि सफारत खाने, दारुल हुकूमत सारे फ़ाल हैं, क्योंकि जंगें हैं बड़ी। और अल्लाह ताला खैरियत के साथ ये क्रिसमस लेकर आए सारी दुनिया के लिए। लेकिन ये कि क्या खैरियत, वहाँ पर जो है वो 14 ये वीकेंड पे 14 फ़ौजी और इसराइल के मार दिए उन्होंने ज़मीनी हमले में, ज़मीनी ग्राउंड पे। और वो 200 लोग और शहीद हो गए हैं। वो नॉर्थ में बहुत लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह के साथ, बड़ी सख्त हो गई है लड़ाई। लेकिन देखते हैं कि ये अब ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। तो ये हमारा इलेक्शन नहीं है, ये दुनिया के 4 अरब लोग इस साल इलेक्शन में जा रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा होगा कि इलेक्शंस के नतीजे में जो है वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। वरना तो ज़्यादातर तो यही है ना कि इवन यूरोप के अंदर भी जो राइट विंगर्स और बाकी सारे को वो सुकून चैन जो है ना वो नहीं, मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, जो आपकी इकॉनमी है वो होता है ना, लोगों के आवाम के इश्यूज़ हैं ना, तो वो ये इलेक्शंस किस तरह हल करते हैं पूरी दुनिया में, ये देखना है। और बस वो तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हुआ। बरतानिया की सिस्टम है उनके बने हुए, लेकिन वो उसमें कोई स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, अमेरिका इधर आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो आपको इलेक्शंस के नतीजे में इन सालों में कम। जमहूरियत का कमज़ोर होना अच्छा नहीं है, बस जमहूरियतें कमज़ोर हो रही हैं, ये समझ लें। जमहूरियतों का कमज़ोर होना किसी तरह से भी अच्छा नहीं है। जमहूरियतों को मजबूत होना चाहिए ताकि आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो उनके मसाइल हल करें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह दी के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।